तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा अगला हेड ऑफ इनकम जो है कैपिटल गेन्स। इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में ये ए पे है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं विद चार्जिंग सेक्शन। तो इसका चार्जिंग सेक्शन बेसिकली क्या कहता है कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट इफेक्टेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इज चार्ज टू टैक्स अंडर कैपिटल गेन्स। तो अगर आप कैपिटल असेट को ट्रांसफर कर रहे हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उसका जो भी प्रॉफिट्स एंड गेन्स होगा वो आपको टैक्सेबल होगा अंडर कैपिटल गेन्स। तो हमें समझना है पहला वर्ड कैपिटल असेट। भाई कैपिटल असेट मतलब क्या, तो यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय असेसी वेदर कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट। मतलब उसके बिजनेस की असेट है या उसकी पर्सनल असेट है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मतलब दुनिया की सारी प्रॉपर्टीज, वेदर मूवेबल इमूवेबल सब कुछ आ गई इसके अंदर। सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं उनने अगर कोई भी सिक्योरिटीज हेल्ड करके रखी है इंडिया के अंदर, भले वो स्टॉक इन ट्रेड के रूप में होल्ड कर रखी है, फिर भी वो कहलाएगी हमेशा कैपिटल असेट। उसको ट्रांसफर करने पे जो भी प्रॉफिट्स एंड गेन्स होगा वो कैपिटल गेन्स में ही टैक्सेबल होगा, भले उनका बिजनेस है। तीसरा आता है यूलिप नॉट एग्जम्प्ट अंडर 1010D। तो यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज जिसका एग्जम्पशन 1010D सेक्शन के अंदर नहीं मिलता, तो उसका जो भी फायदा हो रहा है आपको कि आपने पॉलिसी ली, आपको पॉलिसी के मैच्योरिटी पे जो पैसा मिला है वो माइनस द अमाउंट यू इन्वेस्टेड और यू पेड टुवर्ड्स द प्रीमियम, वो माइनस करके जो नेट मिलता है दैट इज योर कैपिटल गेन्स। तो ये तीन तरह की कैपिटल असेट हो सकती है। अब ये कैपिटल असेट की डेफिनेशन काफी ब्रॉड हो गई। अब इसमें इन लोगों ने एक्सेप्शन दिया। क्या एक्सेप्शन दिया कि भाई कुछ चीजें जो है वो कैपिटल असेट में काउंट नहीं होगी, जैसे पर्सनल इफेक्ट्स या पर्सनल यूज करने की चीजें असेसी और उसके फैमिली की। बट उसके अंदर भी एक्सेप्शन है कि भाई अगर ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग, ड्राइंग और एनी वर्क ऑफ आर्ट अगर होगा तो वो पर्सनल इफेक्ट्स में नहीं आएगा। मतलब आपके कपड़े हो गए, आपकी कार हो गई, आपके घर के बर्तन हो गए, ये सारी की सारी चीजें जो हो गई, फर्नीचर्स एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीजें कैपिटल असेट में नहीं मानी जाएगी। बट अगर आपने कोई भी ज्वेलरी या फिर प्रेशियस स्टोन या फिर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, वर्क ऑफ आर्ट ऐसा कुछ भी है, या फिर आपकी ऐसी कोई चीजें हैं जिसके अंदर ये प्रेशियस मेटल जो है उससे कारीगरी की गई, फॉर एग्जांपल घड़ी है आपकी सोने के डायल वाली, या आपका फर्नीचर है जिसके अंदर आपने डायमंड लगा रखे हैं, हो सकता है कि भाई कोई राजा महाराजा है उनके मुकुट है या उनके सिंहासन है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो ज्वेलरी में काउंट होती है, इसलिए ये कैपिटल असेट बन जाएगी। मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो ज्वेलरी है, जो भी प्रेशियस स्टोन है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, ये सारे के सारे कैपिटल असेट माने जाएंगे। सिर्फ पर्सनल इफेक्ट जो असेसी और उसकी फैमिली यूज करती है डे टू डे यूज में, वो नहीं काउंट होगी। इसके अलावा दूसरी चीज आती है रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अब ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या होती है, तो जो लैंड अर्बन एग्रीकल्चर लैंड नहीं है उसको कहते हैं रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अब अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन दे रखी है, अगर किसी जगह की पॉपुलेशन कैंटोनमेंट बोर्ड या म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है तो वहां की जो भी जगह होगी, एग्रीकल्चर लैंड होगी, वो कहलाएगी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। बात करें सेकेंड लेयर की, 10,000 से लेकर 1 लाख तक की पॉपुलेशन वाली कोई भी म्यूनिसिपैलिटी है या कैंटोनमेंट बोर्ड है, उसके आसपास का 2 किलोमीटर का जो भी एरिया है एरियली, वो भी कवर हो जाएगा। तो वहां पे भी अगर आपकी लैंड है तो भी वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगी। 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की पॉपुलेशन वाली जगह के आसपास का 6 किलोमीटर का एरिया काउंट करना है, और अगर 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है तो वहां की जो म्यूनिसिपैलिटी की जो लिमिट्स पूरी हो रही है वहां से 8 किलोमीटर की दूरी तक जो भी जमीन आ जा रही है वो सारी की सारी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। तो अगर आपको रूरल एग्रीकल्चर लैंड पहचाननी है तो आपको ये तीनों की तीनों लेयर जाननी पड़ेगी। ये अगर आपकी नहीं है तो वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो जाएगी, और वहां पे जो भी कैपिटल गेन्स होगा वो चार्जेबल टू टैक्स होने वाला है। इसके अलावा गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, स्टॉक इन ट्रेड होता है, ये सारी की सारी चीजें कैपिटल असेट में नहीं आती। तो समराइज करें तो कैपिटल असेट मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, बट इसके अंदर पर्सनल इफेक्ट नहीं आती। बट पर्सनल इफेक्ट में क्या काउंट नहीं आता, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और जो 6 चीजें हैं वो। रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं आती, स्टॉक इन ट्रेड नहीं आता, साथ साथ में कुछ स्पेसिफाइड बॉन्ड्स है वो नहीं आते। तो पहला वर्ड हो गया कैपिटल असेट। दूसरा वर्ड है प्रॉफिट्स एंड गेन्स। भैया प्रॉफिट्स एंड गेन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको लेना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बेसिकली क्या होता है, जो भी सेल प्राइस है उसको कहेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, बट कुछ केसेस में डीम्ड सेल वैल्यू ली जाती है, हम देखेंगे। इसके बाद आपको माइनस करना है ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ट्रांसफर एक्सपेंसेस मतलब आप जो भी ट्रांसफर करने पे खर्चा कर रहे हो, बट यहाँ पे एक चीज इंक्लूड नहीं होती, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। उसके अलावा के जो भी खर्चे हैं, ब्रोकरेज वगैरह, वो सब माइनस कर देना है। फिर मिलता है नेट सेल कंसीडरेशन, उसमें से 2 चीजें माइनस कर सकते हो, एक है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जो ओरिजिनल प्राइस पे की है आपने इस असेट को अक्वायर करने के लिए, वो कुछ केसेस में आप खुद अगर अक्वायर नहीं कर रहे हो तो आपका जो प्रीवियस ओनर है
वो अक्वायर करने के लिए जो भी खर्चा पे किया दैट इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब क्या कि आपने असेट पहली बार खरीद ली, उसके बाद उसमें आप कुछ कैपिटल खर्चे करवा रहे हो, कुछ इंप्रूवमेंट करवाए हो, तो वो आपका कहलाएगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कुछ केसेस में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी माइनस करते हैं। तो ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्या है हम देखेंगे आगे। तो ये माइनस करने के बाद जो बचता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन्स। अब ये कैपिटल गेन्स जो है वो दो तरीके का हो सकता है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये कैसे डिसाइड होता है, इट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ असेट यू सोल्ड। अब यहाँ पे कैपिटल असेट तो हो गई, बट कैपिटल असेट दो कैटेगरी की होती है, पहली होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, दूसरी होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। यहाँ पे असेट का टाइप शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म डिसाइड होगा बेस्ड ऑन द होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड मतलब असेसी ने उसको कितने टाइम से होल्ड करके रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कट ऑफ डेट है दैट इज 23 जुलाई 2024। तो अगर ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई 2024 हो रहा है तो अलग लिमिट है, और ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24 हो रहा है तो अलग लिमिट है। देख लेते हैं। अब यहाँ पे तीन कैटेगरी के असेट है, लिस्टेड सिक्योरिटीज मतलब लिस्टेड शेयर्स हो गए आपके, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ यूटीआई और जीरो कूपन बॉन्ड। तो ये चार में से कोई भी अगर असेट है तो उसका होल्डिंग पीरियड अगर 12 महीने से ज्यादा है तो वो कहलाएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, और अगर 12 महीने से कम है तो वो कहलाएगी शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। यहाँ पे दोनों ही पीरियड में 12 महीने हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया। दूसरा आता है अनलिस्टेड शेयर्स। तो जो कंपनीज है जिनके शेयर्स लिस्टेड नहीं है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, इनके लिए जो होल्डिंग पीरियड है वो है 24 मंथ्स। अगर 24 मंथ से ज्यादा अगर आप होल्ड कर रहे हो तो वो कहलाएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, और अगर उससे कम कर रहे हो तो वो कहलाएगी शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। इसमें भी कोई चेंज नहीं है। अब आती है अदर असेट। अदर असेट मतलब कोई भी आपकी असेट जो लिस्टेड सिक्योरिटी, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, जीरो कूपन बोर्ड और अनलिस्टेड शेयर्स के अलावा वाली असेट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जनरली लैंड एंड बिल्डिंग और बाकी की सारी असेट्स आती है। तो इसमें पहले 36 महीने की लिमिट थी, अब हो गई है 24 मंथ्स। अगर ट्रांसफर होता है 23/7 से पहले तो यहाँ पे आपको देखना है 36 मंथ, और उसके बाद अगर ट्रांसफर हो रहा है तो आपको देखना है 24 मंथ्स। अगर इससे कम पीरियड है तो वो कहलाएगी शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। अगर कोई कैपिटल असेट शॉर्ट टर्म है तो उस पे शॉर्ट टर्म के रेट्स के हिसाब से टैक्स लगाना है, और कोई असेट लॉन्ग टर्म है तो उसके हिसाब से रेट्स लगाना है, क्योंकि दोनों के रेट्स जो है वो अलग अलग है। तो हमने प्रॉफिट्स एंड गेन्स देख लिया, कैपिटल असेट देख लिया। अब देखते हैं ट्रांसफर। तो यहाँ पे ट्रांसफर को भी डिफाइन कर रखा है कि व्हाट इज ट्रांसफर। तो ट्रांसफर मतलब सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट ऑफ असेट। तो अगर आप सेल कर रहे हो तो भी ट्रांसफर, एक्सचेंज कर रहे हो एक असेट के बदले दूसरी असेट ले रहे हो तो वो भी ट्रांसफर कहलाएगा। साथ ही साथ रेलिंक्विशमेंट ऑफ असेट, आप अपना हक छोड़ देते हो या असेट को फोरगो कर देते हो इन सम अदर पर्सन्स फेवर, तो उसको भी कहेंगे ट्रांसफर। इसके अलावा एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, अगर आप अपना हक छोड़ दे रहे हो किसी असेट के अंदर, अपना हक क्लेम नहीं कर रहे हो, उसको भी ट्रांसफर माना जाएगा अगर उसके बदले आपको कुछ पैसा मिला है तो। उसके अलावा कंपलसरी एक्विजिशन कर रहे हैं आपका किसी भी लॉ के अंडर तो भी वो ट्रांसफर कहलाएगा। कैपिटल एसेट को आप कन्वर्ट करते हो स्टॉक इन ट्रेड में, वो भी ट्रांसफर। रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड दैट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसफर। और उसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आपने डील ऐसी की है कि अभी आप पार्ट परफॉर्मेंस करोगे, मतलब आप जो पैसे दे रहे हो पूरे नहीं दे रहे हो, बट आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जा रही है और आपने पोजेशन ले लिया, तो उसको भी ट्रांसफर कहलाएगा सामने वाले के लिए। तो ये ट्रांसफर की डेफिनेशन जो है इसके अंदर ये 6 से 7 पॉइंट दे रखे हैं, बट इसमें कुछ ट्रांसफर्स को ट्रांसफर नहीं माना जाता, मतलब ट्रांसफर की नेगेटिव लिस्ट है। कौन से ट्रांसफर ऐसे हैं जिनको ट्रांसफर नहीं माना जाता, तो सेक्शन 47 जो इसमें दे रखे हैं, ट्रांसफर्स नॉट रिकॉर्डेड एज ट्रांसफर। तो पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। तो एचयूएफ जो है वो अपने मेंबर्स में जो भी असेट को बांट देता है पार्शियल या फुल, तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, उस केस में कोई भी कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय एन इंडिविजुअल और एचयूएफ अंडर अ गिफ्ट और विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट बाय एनी पर्सन अप टू 24/25। तो यहां पे अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो कैपिटल असेट का विल के थ्रू या गिफ्ट के थ्रू या इंडिविजुअल का डेथ होने के बाद इनहेरिटेंस उसके लीगल हेयर्स को जा रहा है, तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। होल्डिंग कंपनी टू इट्स 100% सब्सिडरी कंपनी जो इंडियन है बाय सब्सिडरी कंपनी टू इट्स 100% होल्डिंग इंडियन कंपनी। तो ये क्या है समझते हैं। अगर कोई होल्डिंग कंपनी है अपनी 100% सब्सिडरी कंपनी को कोई असेट ट्रांसफर करती है, और जो ट्रांसफरी कंपनी है मतलब जो रिसिपिएंट कंपनी है वो अगर इंडियन कंपनी है, तो उस केस में कोई भी कैपिटल गेन्स अराइज नहीं होगा, ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा। और वाइस वर्सा, सिंपल वे में अगर रिसिपिएंट जो है रिसिपिएंट कंपनी शुड बी इंडियन कंपनी, तभी ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। इसके अलावा इश्यू ऑफ शेयर्स बाय रिजल्टिंग कंपनी इन स्कीम ऑफ डीमर्जर। तो किसी भी कंपनी का डीमर्जर होता है
तो रिजल्टिंग कंपनी, जो नई कंपनी बनती है, उसके शेयर एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर को मिलते हैं तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाता। इसके अलावा अमालगमेशन के अंदर आपको नई कंपनी के शेयर मिले हैं तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाता। इसके अलावा आपके बॉन्ड्स, डिबेंचर और डिबेंचर स्टॉक या कोई भी सर्टिफिकेट एक कंपनी के कन्वर्ट हो रहे हैं शेयर्स के अंदर तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाता। किसी कंपनी के आपके पास डिबेंचर्स हैं और वो देके आप उसके बदले शेयर्स ले रहे हो, कन्वर्जन हो रहा है, तो उसको भी ट्रांसफर नहीं मानेंगे। इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाता। लास्ट, ट्रांसफर ऑफ रिवर्स मॉर्गेज, तो ओल्ड एज लोगों के लिए जो रिवर्स मॉर्गेज की स्कीम होती है बैंक्स की, तो उस केस में भी ट्रांसफर नहीं माना जाता। तो ट्रांसफर मतलब हमने समझ लिया, और कि ट्रांसफर में क्या नहीं आता वो भी हमने समझ लिया। अब वापिस से हम आ जाते हैं हमारे चार्जिंग सेक्शन में, फिर से पढ़ते हैं। प्रॉफिट्स एंड गेन्स समझ लिया, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट समझ लिया, इफेक्टेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अब किसी साल में आपका ट्रांसफर हो रहा है उसी में आपको कैपिटल गेन लगना चाहिए, बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे जिस साल में ट्रांसफर हो रहा है उस साल में टैक्सेबल नहीं होने वाला। कौन से ऐसे केसेस हैं कि इंश्योरेंस क्लेम वाले में ऐसा होता है कि आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई किसी साल में, बट उसका जब क्लेम एक्चुअली आपको मिलेगा उस साल में आपको टैक्स लगने वाला है। जिस साल में असेट डिस्ट्रॉय हुई उस साल में भले ही ट्रांसफर मान लिया जाएगा, बट आपको जो पैसा मिलने वाला है तभी टैक्सेबल किया जाएगा। दूसरा है कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अगर आप कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर रहे हो स्टॉक इन ट्रेड में, तो जिस साल में कन्वर्जन हो रहा है उस साल में ट्रांसफर तो मान लिया जाएगा, बट अल्टीमेटली उसका टैक्स का जो आपको पेमेंट करना है वो कब करना है, जब अल्टीमेटली स्टॉक बिके तब, मतलब जिस साल में स्टॉक बिकेगा तब आपको टैक्सेबिलिटी करनी है उस कैपिटल गेन की जो आपने ट्रांसफर पे कैलकुलेट किया था। तीसरा पॉइंट है कंपेंसेशन इन कंपलसरी एक्विजिशन। तो भाई कंपलसरी एक्विजिशन के केस में कई बार होता है कि जिस साल में आपकी असेट को अक्वायर किया गया कंपलसरीली उस साल में शायद पैसा ना मिले, तो जिस साल में पहली बार पैसा मिलता है उस साल में आपको टैक्सेबल करना है, भले ही 10% मिले, 15% मिले या पूरा मिल जाए। जिस साल में पहली बार आपको कंपेंसेशन मिल रहा है उस साल में टैक्सेबल करना है, ना कि ट्रांसफर के साल में। बट कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर के बेस पर आपको पैसा मिला है, तो उस केस में आपको क्या करना है, जिस साल में आपको अल्टीमेटली फाइनल ऑर्डर आए उस साल में टैक्सेबल करना है। कई बार ऐसा होता है कि आपको कॉम्पेंसेशन मिल गया, आपने टैक्सेबिलिटी कर ली, बट आपने कोर्ट में अपील की और आपको एनहांस कॉम्पेंसेशन मिला, तो जिस साल में आपको एनहांस मतलब ज्यादा कॉम्पेंसेशन मिले उस साल में आपको टैक्सेबल करना है। और एक और पॉइंट आईएफओएस में पढ़ा था हमने कि ये एनहांस कॉम्पेंसेशन या कॉम्पेंसेशन लेट मिलता है तो सरकार क्या करती है, आपको इंटरेस्ट देती है। तो जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज टैक्सेबल, बट उसमें से 50% आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, बाकी का 50% ही आपको टैक्सेबल होने वाला है। तो हमने पूरा का पूरा जो चार्जिंग सेक्शन था वो पढ़ लिया। अब हम डिटेल में कुछ और पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो कुछ स्पेशल केसेस हैं। सेक्शन 50 डेप्रिशिएबल असेट पे आप कैपिटल गेन्स कैसे कैलकुलेट करोगे। तो डेप्रिशिएबल असेट बेसिकली होती है जहां पे आप पीजीबीपी में डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो। तो डेप्रिशिएबल असेट अगर आप सेल कर रहे हो तो यहाँ पे कैपिटल गेन्स की गिनती जो एकदम सिंपल है। तो इनकम टैक्स में चलता है ब्लॉक ऑफ असेट का कॉन्सेप्ट। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वर्सेस वैल्यू ऑफ ब्लॉक, जिसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस ड्यूरिंग देयर आपने कोई भी परचेस किया है इवन आफ्टर द डेट ऑफ सेल, आपको कंपेयर करना है दोनों को। अगर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज मोर देन द ब्लॉक, अगर आपकी ब्लॉक की वैल्यू से आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ज्यादा आ रहा है तो सिंपल है आपका कैपिटल गेन्स हुआ है शॉर्ट टर्म वाला। दूसरा केस, अगर आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज लेस देन द वैल्यू ऑफ ब्लॉक, तो उस केस में आपको चेक क्या करना है, अगर आपकी कोई भी असेट बच रही है मतलब ब्लॉक के अंदर असेट है तो आपका कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला। बट अगर आपकी सारी की सारी असेट ब्लॉक में खत्म हो गई तो उस केस में जो भी आपका रिजल्टेंट फिगर आ रहा है दैट इज योर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो ये आपको एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने बता दिया कि भाई डेप्रिशिएबल असेट का कैपिटल गेन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब आता है सेक्शन 50 दैट इज केस ऑफ स्लम सेल। स्लम सेल बेसिकली क्या होता है, आप पूरी की पूरी एंटिटी को एज अ होल बेच रहे हो फॉर लमसम कंसिडरेशन, मतलब आप एक अमाउंट डिफाइन कर रहे हो टोटल के, आप एक अमाउंट डिफाइन कर रहे हो टोटल एंटिटी की, मतलब हर एक इंडिविजुअल असेट के आप वैल्यूज डिफाइन नहीं कर रहे हो। वैसे केस में कैपिटल गेन्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करें तो आपका सेल कंसिडरेशन जो होता है उसको आपको कंपेयर करना है विद फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एंटिटी। दोनों में से जो हायर होगा दैट इज योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया फेयर मार्केट वैल्यू, उसमें से माइनस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दैट इज नेट वर्थ। अब ये नेट वर्थ कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास से रिपोर्ट लेनी पड़ेगी। बेसिकली नेट वर्थ का कैलकुलेशन आपको सिंपल तरीके से करना है, जो भी डेप्रिशिएबल असेट है उसकी आपको ले लेनी है WDV, और बाकी की जो असेट्स हैं उसकी आपको जो भी बुक वैल्यू है वो ले लेनी है। कोई भी रिवैल्यूएशन है उसको इग्नोर करना है। उसमें से आपकी जो भी लायबिलिटी है वो माइनस कर दो,
उसके बाद जो नेट बचता है दैट इज योर नेट वर्थ, इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा कैपिटल गेन्स। अब ये कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म वाला है कि लॉन्ग टर्म वाला है, तो आपको देखना है कि एज ऑफ एंटिटी, जो भी एंटरप्राइज है जिसको आप बेच रहे हो उसकी एज अगर 36 महीने से ज्यादा है, असेसी जो है उस बिजनेस का 36 महीने से ज्यादा मालिक है, तो वो कहलाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और 36 महीने से कम है तो वो कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। अब आता है सेक्शन 50C। अब ये 50C बेसिकली क्या है, तो ये स्पेशल केस है जहां पे आपकी इमूवेबल असेट मतलब लैंड, बिल्डिंग और बोथ बेची जा रही है। तो उस केस में क्या होता है, आपको जो भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मिला है उसको कंपेयर किया जाएगा विद स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन बेसिकली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करने के हिसाब से हर एरिया की, हर जगह की, हर प्रॉपर्टी की एक वैल्यू डिफाइन करती है। अब आपको करना क्या है, तो इस केस में आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन को कंपेयर करना है। अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा आ रही है, मतलब अगर आपको असेट को बेचकर 100 रुपए मिल रहा है और आपकी स्टैम्प ड्यूटी जो है वो 110 से ज्यादा आ रही है, तो उस केस में स्टैम्प ड्यूटी जो है वही आपकी क्या हो जाएगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मतलब यहाँ पे अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन, जो ब्लैक मनी के ट्रांजेक्शन होते हैं उसको रोकने के लिए सेक्शन 50C को लेके आए। तो यहाँ पे अगर आपकी एक्चुअल कंसिडरेशन का 110% वर्सेस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों को कंपेयर किया जाएगा। अगर कंपेयर करने पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज स्टिल हायर देन द 110% ऑफ द सेल कंसिडरेशन, तो उस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। और अगर 110% के रेंज में है तो जो भी आपको एक्चुअल कंसिडरेशन मिला दैट इज योर सेल कंसिडरेशन और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो यहाँ पे वही लिख रखा है, इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू is more than 110% of actual consideration then stamp duty value will be your full value of consideration. If stamp duty value is lower than or equal to 110% of actual consideration, तो जो actual sale consideration है वही आपका full value of consideration बन जाएगा। अब इस केस में छोटा सा एक पॉइंट भी बता दूं, ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको कौन से दिन की लेनी है। कई बार ऐसा होता है कि जो एक्चुअल सेल डेट का एग्जीक्यूशन हुआ वो और एग्रीमेंट दोनों की डेट अलग अलग है। अब आप चाहो तो एग्रीमेंट के डेट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी कंसीडर कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि एग्रीमेंट की डेट के बाद आपकी स्टैम्प ड्यूटी जो बढ़ गई और उसके बाद आपकी सेल डेट का एग्जीक्यूशन हुआ, तो ऐसे केस में एग्रीमेंट की डेट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले तो सकते हो, बट कंडीशन ये है कि उस दिन आपने अकाउंट पे ही चेक या फिर बैंकिंग चैनल के थ्रू कुछ पैसा ट्रांसफर कर दिया होगा एज एडवांस, तभी जाके एग्रीमेंट की डेट की आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपकी प्रॉपर्टी की एक्चुअल में वैल्यू जो है वो कम है और आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो ज्यादा आ रही है, तो ऐसे केस में आप असेसिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मेरी प्रॉपर्टी की एक्चुअल फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो कम है, आप एक काम करो इसकी वैल्यू को आप वैल्यूएशन ऑफिसर से निकलवाओ। ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर अगर चाहे तो वो डिपार्टमेंटल वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है केस। ऐसे केस में डिपार्टमेंटल वैल्यूएशन ऑफिसर जो है वो अगर वैल्यू निकालता है विच इज मोर देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो वैसे केस में आपके पास ऑप्शन है कि आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे अपना सेल कंसिडरेशन दिखा सकते हो। अगर डिपार्टमेंटल वैल्यूअर जो है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम वैल्यू निकालता है तो वो आप अडॉप्ट कर सकते हो। तो सिंपल चीज है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू सही में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है तो आप असेसिंग ऑफिसर के पास जाओ, उसको रिक्वेस्ट करो, ही मे रिफर द केस टू द डिपार्टमेंटल वैल्यूएशन ऑफिसर, और डिपार्टमेंटल वैल्यूएशन ऑफिसर जो है वहां पे जो भी वैल्यू निकालेगा अगर वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा जा रही है तो आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अभी भी ले सकते हो, बट अगर कम आ रही है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप जो कम वाली वैल्यू है वो दिखाकर अपना सेल कंसिडरेशन शो कर दो। इसके बाद एक केस आता है एडवांस मनी फोरफिटेड वाला। तो 1/4/14 से पहले पोजीशन अलग थी, 1/4/14 के बाद पोजीशन अलग हो गई। तो अगर आपने एडवांस मनी फोरफिट की है इन नेगोशिएशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, मतलब एक्चुअल कैपिटल असेट का ट्रांसफर नहीं हुआ बट आपको जो एडवांस मिला था वो आपने फोरफिट कर लिया, मतलब आपके पास ही रिटेन कर लिया, तो 1/4/14 मतलब 31 मार्च 2014 या उससे पहले अगर ऐसा आपने अमाउंट कोई फोरफिट किया है तो तब क्या करते थे, आपकी जो भी एक्विजिशन की कॉस्ट है उसमें से ये अमाउंट माइनस कर दिया जाएगा। बट अगर 1/4/14 या उसके बाद अगर आपने एडवांस मनी फोरफिट की है तो जिस साल में आप फोरफिट करोगे उसी में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा, कैपिटल गेन्स में उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। अब समझ लेते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में। तो सेक्शन 55 में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में दे रखा है, अगर आपकी गुडविल है सेल्फ जनरेटेड उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है दैट इज नील, अगर आपने बाय की है तो परचेज प्राइस विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो अब बात करते हैं बोनस शेयर की। अगर 1/4/2001 से पहले अगर आप बोनस शेयर मिले हैं तो 1/4/2001 की आप एफएमवी ले सकते हो, अगर 1/4/2001 के बाद है तो नील। बट अगर बोनस शेयर ट्रांसफर करते टाइम अगर आप एसटीटी पे कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपकी जो भी एफएमवी एज ऑन 31 जनवरी 2018 है वो और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन व्हिचएवर इज लोअर विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन।
फिर आता है राइट शेयर, तो भाई राइट शेयर के लिए आपको राइट एंटाइटलमेंट खरीदना पड़ा और साथ ही साथ जो भी आपने प्राइस पे किया वो हो जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब आता है बाकी की कैपिटल असेट, तो एनी अदर कैपिटल असेट अदर देन ऊपर के 4 केस, अगर आपने असेट एक्वायर की है ऑन और आफ्टर 1/4/2001 तो उस केस में आपने जो भी एक्चुअल परचेज प्राइस पे की है वो प्लस परचेज के एक्सपेंसेस, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट अगर असेट एक्वायर की है 1/4/2001 से पहले या आप ओनर बने हो 1/4/2001 से पहले, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है कि भाई आपकी जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है वो और 1/4/2001 की एफएमवी, दोनों में से जो भी आप चाहो वो वैल्यू ले सकते हो। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि 1/4/2001 की जो एफएमवी ले रहे हो दैट शुड नॉट एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी ऑन दैट डेट। अब सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, अब देख लेते हैं रेट्स ऑफ टैक्सेशन। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सेक्शन है, 112, 111A, 112A। तो यहाँ पे 3 अलग अलग सेक्शन है क्योंकि स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस है। पहले पढ़ लेते हैं 111A और 112A के बारे में। दीज सेक्शंस आर एप्लीकेबल व्हेन इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट आप ट्रांसफर कर रहे हो जहां पे एसटीटी पे किया जा रहा है, तो उस केस में अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आ रहा है, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है ये आपकी, तो उस केस में 23 जुलाई 2024, 23 जुलाई 24 के पहले अगर ट्रांसफर हुआ है तो 15% रेट ऑफ टैक्स है इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24 ट्रांसफर है तो 20% रेट ऑफ टैक्स है। बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की, तो उस केस में 23 जुलाई 24 के पहले ट्रांसफर है तो 10% टैक्स का रेट है, और ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 12.5% है। बट यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हो और आप अगर रेसिडेंट हो तो उस केस में आपका 1,25,000 तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये 112A वाला जो है वो एग्जम्प्ट है। मतलब फॉर एग्जांपल आपका 2 लाख कैपिटल गेन आ रहा है तो आपको टैक्स भरना है सिर्फ 75,000 रुपीज पे। ये रेट्स अप्लाई करने हैं ओवर 1,25,000 रुपीज का गेन। बात करते हैं 112 सेक्शन की, तो इन असेट्स के अलावा जो भी असेट्स आती है जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ, अनलिस्टेड शेयर्स और बाकी की सारी असेट, इनको सेल करने पर जो भी कैपिटल गेन्स आ रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर रही है, शॉर्ट टर्म की बात नहीं हो रही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑन बिल्डिंग और बोथ, अनलिस्टेड शेयर्स और असेट्स अदर देन 111A 112A। तो यहाँ पे बिफोर 23 जुलाई टैक्स का रेट था 20%, बट विद इंडेक्सेशन। अब ये इंडेक्सेशन क्या है, तो यहाँ पे जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो कैपिटल गेन्स का, तो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की जगह पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेते हो। ये इंडेक्सेशन होता क्या है, तो इनकम टैक्स लॉ के अंदर जो भी लॉन्ग टर्म असेट ट्रांसफर हो रही है अंडर सेक्शन 112, उस केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया गया था अगर ट्रांसफर होता है बिफोर 23 जुलाई 24। इसमें करते क्या है, आपकी जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय CII ऑफ ईयर इन विच असेसी बिकम ओनर फर्स्ट टाइम। तो इस केस में होता क्या है, आप जब खरीदते हो तब से लेकर आप जब तक होल्ड कर रहे हो उस होल्डिंग पीरियड का आपको इन्फ्लेशन के नंबर से आपकी कॉस्ट को बढ़ा दिया जाता है सो दैट आपका कैपिटल गेन्स कम आए। तो यहाँ पे CII दे रखे हैं 2001-2 से लेकर करंट ईयर तक, तो ये हमेशा आपको एग्जाम में दिए रहेंगे। आपको अगर इंडेक्सेशन बेनिफिट अलाउ हो रहा है, अगर ये कंडीशन लागू हो रही है 23 जुलाई 24 के पहले अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उस केस में आपको इंडेक्सेशन ले लेना है। बात करें ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, तो यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट रिमूव कर दिया गया। 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। बट अभी भी एक केस के अंदर इंडेक्सेशन का बेनिफिट लागू है, अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ हो और अगर आपने असेट लैंड एंड बिल्डिंग अक्वायर की है बिफोर 23 जुलाई 24, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, आप 20% विद इंडेक्सेशन कैलकुलेट कर लो टैक्स और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन कर लो। दोनों में से जो भी आपको बेनिफिशियल हो रहा वो आपको मिल जाएगा। तो कंडीशन सिंपल है, इंडिविजुअल एचयूएफ रेसिडेंट वाले जिन्होंने प्रॉपर्टी मतलब लैंड एंड बिल्डिंग और बहुत अक्वायर की है बिफोर 23 जुलाई 2024, उस केस में जब भी आप ट्रांसफर करते हो उस टाइम पे आपको कैलकुलेशन 2 करने हैं, एक 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन और एक 20% विद इंडेक्सेशन। दोनों को कंपेयर करना है, विच एवर इज बेनिफिशियल टू यू आप ऑप्ट कर सकते हो। इट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिजीम यू ऑप्टेड, मतलब 115 BSE ऑप्ट कर रहे हो फिर भी आप ये कर सकते हो। तो न्यू और ओल्ड रिजीम का कोई भी इस पे इंपैक्ट नहीं होता। तो हमने ये देखा कि भाई यहाँ पे इक्विटी शेयर्स वाले केस में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों कवर हो गए, बट यहाँ पे 112 के अंदर सिर्फ LTCJ कवर हुआ। मतलब अगर इन असेट्स का कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वहां पे कोई भी स्पेशल रेट ऑफ टैक्स नहीं है, जो भी आपका स्लैब रेट होगा उसके हिसाब से आपको टैक्सेबिलिटी करनी है। तो यहाँ पे हमने कैपिटल गेन्स कैलकुलेट कर लिया। अब इस पे टैक्स के रेट अप्लाई करने से पहले कुछ एग्जम्पशंस एलिजिबल होते हैं अंडर सेक्शन 54 से लेकर 54F तक। पढ़ लेते हैं।
सेक्शन 54 में अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो और अगर आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो जिसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होती है, तो वैसे केस में आप एक घर खरीदो या फिर 2 घर खरीदो, इन केस आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है तो आपने जो भी अमाउंट पे किया है टू अक्वायर द हाउस प्रॉपर्टीज उतना कैपिटल गेन आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। बट अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट कर दे रहे हो तो आपका कैपिटल गेन माइनस में नहीं जाने वाला। अब यहाँ पे घर खरीदने की या कंस्ट्रक्ट करने की टाइम लिमिट क्या दे रखी है, अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो जिस डेट को ट्रांसफर किया उससे 3 सालों के अंदर, उस डेट से 3 सालों के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन कर देना है। अगर आप खरीद रहे हो तो आपके पास टाइम लिमिट है कि आप ट्रांसफर करने की डेट से लेकर अगले 2 साल तक खरीद सकते हो। और कई बार ऐसा होता है कि आपने ट्रांसफर किया उसके 1 साल पहले भी आप खरीदा है, वो भी आप क्लेम कर सकते हो। दूसरा आता है सेक्शन 54 बी। यहाँ पे इंडिविजुअल एचयूएफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच रहा है। देखो रूरल एग्रीकल्चर लैंड का तो एग्जम्पशन है। यहाँ पे अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अगर आप बेच रहे हो, वो लैंड कैसी होनी चाहिए, लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस बाय असेसी और हिज पेरेंट्स और एचयूएफ फॉर 2 years इमीडिएटली प्रेसिडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। मतलब जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है वहां पे जो खेती हो रही है अगर 2 साल पहले तक, तो उस केस में आप जो भी पैसा ले रहे हो कैपिटल गेन्स में, अगर आप नई लैंड बाय कर लेते हो उसके बदले, तो आपका कैपिटल गेन्स एग्जम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पे टाइम लिमिट क्या है, ट्रांसफर करने की रेट से 2 साल के अंदर अगर आपने खरीद लिया नई लैंड को तो आपका एग्जम्पशन हो जाएगा। फिर आता है सेक्शन 54 ईसी। यहाँ पे एनी असेसी को ऑप्शन है कि अगर लैंड और बिल्डिंग और बोथ अगर ट्रांसफर कर रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट को, तो वो एनएचआई, आरईसीएल और हुडको के बॉन्ड्स खरीद सकता है जिसकी लॉक इन पीरियड होती है 5 साल की विद इन 6 मंथ। जो भी अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे मैक्सिमम कैप है 1 साल के लिए 50 लाख रुपए की। तो जो भी आपका कैपिटल गेन्स हो रहा है 50 लाख रुपए तक आपका क्या हो जाता है, एग्जम्पशन आपको मिल सकता है। इसके अलावा आता है सेक्शन 54F। यहाँ पे आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हो, आप कोई भी एसेट बेच रहे हो अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो उस केस में आप जो भी अमाउंट ले रहे हो, मतलब आपका कैपिटल गेन्स नहीं, आप जो भी असेट बेच के जो पैसा ले रहे हो सेल कंसिडरेशन, वो पूरा का पूरा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर आपको पूरा का पूरा कैपिटल गेन एग्जाम करना है। तो अगर आपने कम अमाउंट इन्वेस्ट किया, मतलब जो भी आपको सेल कंसिडरेशन मिला उससे कम अमाउंट अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन का एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन 54, 54B, 54EC और 54F है। तो एक बार आप गो थ्रू कर लेना। तो अब कैपिटल गेन्स के कॉन्सेप्ट के बाद कुछ सम्स कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मिस्टर रियान ओन अ रेसिडेंशियल हाउस इन नोएडा। उसका नोएडा में एक घर था। इट वॉज अक्वायर्ड इन 9/9/2014 for 30 lakhs. He sold it for 1,57 lakhs on 7/1/2022. तो पहली बार जो इन्होंने घर लिया था नोएडा में वो इन्होंने 2022 मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 असेसमेंट ईयर 22-23 में इन्होंने सेल किया। ठीक है, आगे बोल रहे हैं मिस्टर रियान यूटिलाइज द सेल प्रोसीड्स ऑफ द अबव प्रॉपर्टी टू अक्वायर अ रेसिडेंशियल हाउस इन पंचकुला फॉर 2,05 लाख ऑन 27/2022। मतलब ये जनवरी में बेचा और आफ्टर 6 मंथ्स इन्होंने क्या किया, नया घर खरीद लिया। तो ये सेक्शन 54 का एग्जाम्पशन मिल जाएगा कि अगर आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचते हो और अगेंस्ट दैट अगर आप एक नई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय करते हो विद इन 2 years और कंस्ट्रक्ट करते हो विद इन 3 years, या फिर अगर आपने एक्विजिशन 1 साल पहले भी कर लिया है फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर तो भी चलता है। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और इस घर का जो भी कैपिटल गेन्स होगा उसके सामने एग्जम्पशन मिलेगा फॉर दिस हाउस। द सेड हाउस प्रॉपर्टी वो सोल्ड फॉर 31/10/2024। अब यहाँ पे जो एग्जम्पशन लेते हैं उस एग्जम्पशन में लिमिट होती है कि तो ये जो एग्जम्पशन क्लेम किया था इसमें से अगर आप ये प्रॉपर्टी 3 साल के अंदर अंदर ट्रांसफर कर देते हो तो उस केस में जो एग्जम्पशन है उसको वापस ले लिया जाएगा। वापस लेने का तरीका क्या है, आप जब भी ये प्रॉपर्टी सेल करते हो तब उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे उसमें से जो भी कैपिटल गेन आपका एग्जम्प्ट हुआ होगा पास्ट में वो माइनस कर दिया जाएगा। तो हम देखेंगे ये वाला। आगे बोल रहे हैं ही परचेज अनदर रेसिडेंशियल हाउस इन दिल्ली फॉर 2,57 लाख ऑन 2/3/2025। तो ये जो घर बेचा 24 में इसके सामने वापिस से इन्होंने घर लिया दिल्ली में 2,57 लाख रुपए का। द प्रॉपर्टी एट पंचकुला वो सोल्ड फॉर 3/25। तो ये जो प्रॉपर्टी परचेज की थी 22-23 की प्रॉपर्टी के सामने ये 3,25 लाख में इन्होंने बेच दी। कैलकुलेट द कैपिटल गेन्स चार्जेबल टू टैक्स अंडर असेसमेंट ईयर 22-23 मतलब हमारा ये वाला, और 25-26 मतलब ये वाला। मतलब एक जो नोएडा का घर बेचा उसका हमको कैलकुलेशन करना है, दूसरा जो पंचकुला का है उसका कैलकुलेशन करना है। वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको दे रखे हैं। बात करते हैं पहले नोएडा वाले घर की जो असेसमेंट ईयर 22-23 में बेचा था। सेल कंसिडरेशन था उसका 1,57 लाख और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। इस घर को आपने खरीदा था 30 लाख के अंदर
2014-15 में, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उस टाइम तो इंडेक्सेशन मिलता था ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई 2024। तो 317 इज द ईयर ऑफ ट्रांसफर, मतलब 21-22 का CII, और 240 इज ईयर ऑफ परचेस का CII। तो हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया, कैपिटल गेन्स आ गया। अब इस कैपिटल गेन्स के सामने हमने जो पंचकुला में प्रॉपर्टी परचेस की थी 2 करोड़ 5 लाख की, उसका एग्जम्पशन मिलेगा, बट मैक्सिमम एग्जम्पशन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है टिल द कैपिटल गेन्स। तो यहाँ पे 2 करोड़ 5 लाख का जो घर खरीदा है उसका 1 करोड़ 17 लाख 37,500 जो है कैपिटल गेन्स, उतना ही एग्जम्पशन मिल जाएगा, और उस साल में कोई भी कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स नहीं होने वाला। अब बात करते हैं 25-26 की। सिंस इन्होंने ये पंचकुला वाली प्रॉपर्टी की जो लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का टू रिटेन द एग्जम्पशन, वो फुलफिल नहीं किया, तो यहाँ पे जब भी इस प्रॉपर्टी को बेचेंगे तब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से जितना एग्जम्पशन आपको मिल गया होगा कैपिटल गेन्स के सामने इन पास्ट ईयर्स, वो माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर पंचकुला हाउस विल बी 3 करोड़ 25 लाख। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो लेंगे इंडेक्स वाली लेंगे, बट यहाँ पे हमने क्या किया 2 करोड़ 5 लाख माइनस 1 करोड़ 17 लाख 37,500, ये क्या अमाउंट है, ये वही वाली अमाउंट है जितना आपने एग्जम्पशन क्लेम किया था। ये माइनस करके आप कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय ईयर ऑफ परचेस, ये माइनस कर दोगे 96 लाख 9,630, आपका कैपिटल गेन आया है 2 करोड़ 28 लाख 90,370। अब ये प्रॉपर्टी 2 साल से ज्यादा होल्ड की है, ये तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अब इसके सामने इन्होंने वापस से नया घर परचेस किया, उसका वैल्यू है 2 करोड़ 57 लाख, ये विद इन 2 ईयर्स हो गया, तो यहाँ पे एग्जम्पशन मिलेगा 2 करोड़ 57 लाख का, यहाँ पे पूरा का पूरा आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। यहाँ पे ये कंडीशन सारी फुलफिल हो गई, तो आपको जो भी अमाउंट मिला है दैट विल बी एग्जम्प्ट, क्योंकि आपका वैल्यू ऑफ हाउस इज मोर देन द कैपिटल गेन्स। अब ये तो हो गया इंडेक्स के साथ। एसएससी के पास एक और ऑप्शन है कि अगर वो चाहे तो 12.5% भी क्लेम कर सकता है विदाउट इंडेक्सेशन, यहाँ पे वो भी गिन लेते हैं। 3 करोड़ 25 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये माइनस करेंगे तो 2 करोड़ 37 लाख, बट क्योंकि जो घर की वैल्यू है इट इज 2 करोड़ 57 लाख, तो यहाँ पे फिर भी 12.5% वाले केस में भी कोई भी कैपिटल गेन्स नहीं आने वाला। तो दोनों ही केस में कैपिटल गेन्स जो है वो नील होगा इररिस्पेक्टिव 20% विद इंडेक्सेशन और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इट इज रिलेटेड टू स्लम सेल। मिस्टर आदित्य इज प्रोप्राइटर ऑफ स्टार स्टोर्स हैविंग 2 यूनिट्स। इनके 2 यूनिट्स थे। ऑन 1/4/2024 ही हैज ट्रांसफर्ड यूनिट 2 विच ही स्टार्टेड इन 2004-5। तो 2024 में बेच रहा है, स्टार्ट किया 2004-5 में, तो ये असेट है, लॉन्ग टर्म वाली है एज पर स्लम सेल, वहां पे 36 मंथ का क्राइटेरिया है। तो ये जो असेट बेचेंगे इसमें जो भी कैपिटल गेन्स आने वाला है स्लम सेल में, दैट विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। आगे बढ़ रहे हैं। टोटल कंसिडरेशन 18 लाख, मतलब ये सब कुछ बेचा 18 लाख रुपए के अंदर लमसम कंसिडरेशन के लिए। द प्रोफेशनल फीस एंड ब्रोकरेज पेड फॉर ट्रांसफर इज 78,000, ये ट्रांसफर एक्सपेंसेस से हमको मिल जाएगा। हिज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024 इज एज अंडर। तो क्योंकि हमको मालूम है कि इन केस ऑफ स्लम सेल आपका नेटवर्थ विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द यूनिट। यहाँ पे हमको बैलेंस शीट दे रखी है, लाइबिलिटीज कंबाइंड है, बट असेट का सेपरेट वैल्यूज दे रखा है। असेट में देखिए हम यूनिट 2 की, तो लैंड है, फर्नीचर है, डेटर्स है, पेटेंट्स है। यहाँ पे लाइबिलिटीज की बात करें तो कैपिटल, रिवोल्यूशन रिजर्व, ये रिवोल्यूशन रिजर्व को चेक करना पड़ेगा कि कौन सी असेट का है, क्योंकि स्लम सेल के केस में जब भी हम कॉस्ट ऑफ असेट लेते हैं तब रिवोल्यूशन को इग्नोर करना होता है। बैंक लोन 70% फॉर यूनिट 1, तो अगर 70% फॉर यूनिट 1 होगा तो यूनिट 2 के लिए बाकी का होगा, तो वही हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ट्रेड क्रेडिटर्स 20% फॉर यूनिट 2, तो यहाँ का 90,000 रुपीज जो है वो हमारे लिए हो जाएगा। इसके अलावा अनसिक्योर्ड लोन 4 लाख का 30% फॉर यूनिट 2, तो 1,20,000 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 8,50,000 का 70% हम करें तो वो होगा यूनिट 1 का, तो हमको करना है 30%, ठीक है। 8,50,000 का 30%, तो कर देते हैं हम 8,50,000 इंटू 0.3, ये हो रहा है 2,55,000। तो हमारी लाइबिलिटी कंफर्म हो गई। असेट की वैल्यू यहाँ से हम ले लेंगे। नीचे पढ़ते क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है। लैंड ऑफ यूनिट 2 वॉज परचेज एट 5 लाख इन द ईयर 2005 एंड रिवैल्यूड 750 ऑन 31 मार्च 2024। तो ये रिवोल्यूशन रिजर्व जो है वो लैंड का है। हमको लैंड की वैल्यू कितनी लेनी होगी, सिर्फ 5 लाख रुपए, ना कि 7.5 लाख रुपए। आगे नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एनी असेट इज कंसिडर्ड इन द ट्रांसफर डीड, तभी ये स्लम सेल का केस बनता है। पेटेंट्स वर अक्वायर्ड ऑन 1/12/2022 ऑन विच नो डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड। तो जो पेटेंट्स है 7,25,000 के, इसमें कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं गिना, तो इसमें हमको डेप्रिसिएशन गिनना पड़ेगा। तो यहाँ पे 22-23 का जो डेप्रिसिएशन आएगा वो हाफ आएगा, तो 25% होता है इन केस ऑफ इंटेंजिबल असेट, तो 22-23 का 12.5% और
23-24 का पूरा 25% हमको गिनना होगा। इसके बाद जो वैल्यू आएगी दैट विल बी WDV विच विल बी कंसिडर्ड इन नेटवर्थ का कैलकुलेशन। आगे फर्नीचर ऑफ यूनिट 2 ऑफ 5 लाख वर परचेज ऑन 1/12/23। तो यहाँ पे फर्नीचर पूरा 5 लाख है और पूरा ही दिखा रहे हैं, मतलब डेप्रिसिएशन गिना नहीं है। कब खरीदा? 23 में, मतलब 23-24 का आपको डेप्रिसिएशन गिनना पड़ेगा हाफ। तो यहाँ पे 5% आपको गिनना है क्योंकि फर्नीचर में 10% डेप्रिसिएशन का रेट होता है। आगे बोल रहे हैं फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट ट्रांसफर बाय वे ऑफ स्लम सेल इज 18,10,000। यही हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाता है। भले ही आपने 18 लाख में बेचा बट फेयर मार्केट वैल्यू विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। हमको बोल रहे हैं कंप्यूट द कैपिटल गेन्स। गिन लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वही थियरी दे रखी है कि किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। हम डायरेक्टली कैलकुलेशन देखते हैं। तो फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया। ट्रांसफर के एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो नेट सेल कंसिडरेशन इज 17,32,000। अब हमको माइनस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दैट इज नेटवर्थ। नेटवर्थ गिनेंगे कैसे? तो नेटवर्थ में आपको लैंड का रिवैल्यूएशन इग्नोर करना है, डेटर्स बुक वैल्यू पे लेना है, बट बाकी की जो दो असेट है फर्नीचर और पेटेंट, इस पे आपको डेप्रिसिएशन गिनना पड़ेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं किया है। तो फर्नीचर का देख लेते हैं। तो फर्नीचर का कॉस्ट माइनस आधे साल का डेप्रिसिएशन दैट इज 5%, 10% इंटू 50 वही हो गया। तो आपका 4,75,000 हो गया फर्नीचर का। उसके बाद पेटेंट की बात करें तो पेटेंट में 1.5 साल का डेप्रिसिएशन आएगा। 7,25,000 में परचेस किया, 25% का 50% मतलब 12.5% फॉर फर्स्ट ईयर एंड फॉर सेकेंड ईयर पूरा 25%। तो ये 475,781 आ गया। इसके अलावा लाइबिलिटीज की बात हम करें तो हमने ऑलरेडी गिन लिया था यहाँ पे 255, 90 एंड 120। 255, 90 एंड 120। तो ये माइनस कर देंगे। दिस इज योर नेटवर्थ। अब इसको हम वापिस हमारे कैलकुलेशन में पुट इन करेंगे 13,35,781। अब ये कैपिटल गेन्स जो आया है ये होगा लॉन्ग टर्म वाला बिकॉज द एंटिटी इज हेल्ड फॉर 36 मंथ और मोर। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा सेक्शन 50C और एडवांस मनी फॉरफिटेड ये दोनों ही कंसेप्ट कवर होने वाले हैं। मिस्टर शिवा परचेज अ हाउस प्रॉपर्टी ऑन February 15, 1979 for 3,24,000. In addition, he has also paid stamp duty at 10% on stamp duty value of 3,50,000. तो यहाँ पे इसने 35,000 रुपीज का स्टैम्प पेपर परचेस किया होगा। तो ये हो गई इसकी परचेस की कॉस्ट। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सिर्फ स्टैम्प पेपर परचेस करने के लिए यूज की जाती है एट द टाइम ऑफ परचेस। एक्चुअल सेल कंसिडरेशन उसने पे किया है 324। तो यहाँ पे इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उस साल में हो गई 3,24,000 प्लस 35,000, ये हो गई 3,59,000। आगे बढ़ते हैं। इन अप्रैल 2008 मिस्टर शिवा एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर मोहन फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर 14,35,000। तो 2008 में इन्होंने सौदा किया कि भाई हम 14,35,000 में आपको ये प्रॉपर्टी बेच देंगे एंड रिसीव्ड अमाउंट ऑफ 1,11,000 एज एडवांस मिल गया। हाउएवर द सेल कंसिडरेशन डिड नॉट मटेरियलाइज, मतलब जो बाकी का पैसा लेना था वो नहीं आ पाया और शिवा ने क्या किया, ये अमाउंट फोरफिट कर दिया। अब ये फोरफीचर जो है वो 1/4/2014 से पहले अगर हो रहा है तो उस केस में इस 1,11,000 को हमको याद रखना है। कब तक? जब तक हमारा एक्चुअल सेल नहीं हो जाता। उस केस में जब एक्चुअल सेल होगा तब आपको इस 1,11,000 की अमाउंट को माइनस करना है फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज इन 2001। तो यहाँ पे हमको 1,11,000 को माइनस करना पड़ेगा फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब। आगे बढ़ते हैं। इन May 15 ही अगेन एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। तो मई 2015 में फिर से एग्रीमेंट किया फॉर सेल ऑफ शेड हाउस फॉर 20,25,000 टू मिस दीपशिखा एंड रिसीव्ड 1,51,000 एज एडवांस। हाउएवर मिस दीपशिखा डिड नॉट पे द बैलेंस अमाउंट, मिस्टर शिवा फोरफिटेड द एडवांस। तो फिर से इन्होंने एडवांस को फोरफिट किया, बट यहाँ पे सिचुएशन अलग हो जाएगी बिकॉज ये हुआ है 1/4/14 के बाद। तो 1/4/14 के बाद जो लॉस चेंज हुए इनमें ऐसा बोला कि जब भी आप एडवांस मनी फोरफिट करते हो तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करेंगे, ना कि इसका इंपैक्ट कोई कैपिटल गेन के कैलकुलेशन पे होने वाला है इन फ्यूचर। तो यहाँ पे ये 1,51,000 जो है ये टैक्सेबल होगा IFOS में, और ये तभी टैक्सेबल हो जाएगा कौन से साल में? May 15 है ना, तो असेसमेंट ईयर 16-17 में ये टैक्स होना चाहिए था, हो गया होगा, हम मान लेते हैं। आगे इन August 2015 मिस्टर शिवा कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट फ्लोर बाय इंकरिंग अ कॉस्ट ऑफ 3,90,000। तो ये मेरा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो गया, आपने फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया। और November 15, 2024 हमारे साल की बात आ गई
मिस्टर शिवा एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर मनीष फॉर सेल ऑफ सच हाउस फॉर 30,50,000, 30,50,000 में फिर से सौदा किया। कब? नवंबर 24 में। एंड रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 1,50,000 एट एडवांस थ्रू एन अकाउंट पे चेक। तो जिस दिन एग्रीमेंट हुआ 15 नवंबर 2024 को, उस दिन इनको बैंकिंग चैनल से पैसा मिल गया। तो अगर स्टैम्प ड्यूटी का केस आएगा तब इस केस में हमको मालूम है कि अगर एग्रीमेंट की डेट को आपको अगर अकाउंट पे चेक या बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा मिल चुका है तो आप उस दिन का भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले सकते हो, इग्नोरिंग द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्चुअल सेल डीड। तो यहाँ पे आगे देखते हैं। मिस्टर मनीष पेड द बैलेंस एंटायर सम एंड मिस्टर शिवा ट्रांसफर द हाउस टू मिस्टर मनीष ऑन February 20। तो एक्चुअल ट्रांसफर कब हुआ? फरवरी 2025 के अंदर, बट एग्रीमेंट हो गया था नवंबर 24। वैसे तो दोनों डेट्स सेम साल में आ रही, बट हमको जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसीडर करना होगा तब हम एग्रीमेंट के डेट का कंसीडर करेंगे, बिकॉज उस दिन आपको अकाउंट पे चेक से पैसा मिल गया था। आगे, मिस्टर शिवा हैज पेड ब्रोकरेज ऑफ 1% ऑफ सेल कंसीडरेशन। तो 30,50,000 का 1% हो जाएगा 30,500, ये हमारा ट्रांसफर एक्सपेंस। आगे, On April 1st, 2001, the fair market value of the house property was 11,85,000। तो ये जो ओरिजिनल परचेज किया था 3,59,000 में 324 प्लस स्टैम्प ड्यूटी, इसके बदले आप 11,85,000 ले सकते हो, बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस दिन का कितना था? 1070। तो हमने ये भी लो पढ़ा था कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है इट इज लोअर देन द फेयर मार्केट वैल्यू, तो आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही लेना है। मतलब FMV एज ऑन 1/4/2001 कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा 10,70,000 हो जाएगा FMV एज ऑन 1/4/2001। इसमें से याद रखना है कि हमने 1/4/14 के पहले एक अमाउंट फॉरफिट किया था, वो हमको माइनस करना है। आगे, फर्दर द वैल्यूएशन एज पर स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी ऑन सच हाउस ऑन 15 नवंबर, एग्रीमेंट के डेट का 39 लाख था और इस डेट के दिन का 41 लाख था। हमको ये कंसीडर करना है, ये नहीं। क्यों? क्योंकि इस दिन से पहले एग्रीमेंट के दिन हमने अकाउंट पे चेक से पैसा दे दिया था। तो यहाँ पे हम अगर चेक करें तो 39 लाख हमारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो रहा है और हमने एक्चुअल अमाउंट रिसीव किया है 30,50,000। अगर इसको कंपेयर करें तो हमको करना होता है 30,50,000 का 110% वर्सेस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दैट इज 39 लाख। तो इसको कंपेयर करेंगे 30,50,000 इंटू 1.1, ये हमारा आ रहा है 33,55,000 और हमारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू स्टिल हायर है। तो इस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है हमारा वही बन जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। आई रिपीट, हमारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, जिस दिन अकाउंट पे चेक से पैसा दिया उस दिन था 39 लाख, बट हमने कंपेयर किया विद एक्चुअल सेल कंसीडरेशन का 110%। ये कंपेयर किया तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज स्टिल हायर। तो इस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बिकम माय फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। तो इस सवाल के लिए हमको 39 लाख जो है वो फाइनल रखना है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूट द कैपिटल गेन्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर शिवा फॉर AY 25-26। ऑल्सो कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 11 तो ये हम गिन लेंगे। Assuming that the basic exemption limit has been fully exhausted against the other income। CII दे रखा है हमको 2001-2 का, 8-9 का, 15-16 का और 24-25 का। अब यहाँ पे हमारा डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है? हमारा डेट ऑफ ट्रांसफर है 20 फरवरी 2025। तो यहाँ पे 23/7/2025 के बाद जब हम ट्रांसफर करते हैं तो हमारे रेट जो है वो अलग है। यहाँ पे मिस्टर शिवा जो है वो इंडिविजुअल है, हम मान लेते हैं कि रेसिडेंट है, तो यहाँ पे इसके पास ऑप्शन है with indexation 20%, without indexation 12.5% because the property has been acquired before 23rd July 2024। तो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एक्चुअल सेल कंसीडरेशन 30,50,000 है, बट मैं ऑलरेडी रीजनिंग दे चुका हूँ कि हम 39 लाख लेंगे बिकॉज हमने कंपेयर किया और 50C ट्रिगर हो जा रहा है यहाँ पे, तो हमारा सेल कंसीडरेशन हो गया 39 लाख। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 30,500, ये तो 1% था एक्चुअल सेल कंसीडरेशन का। हमारा नेट सेल कंसीडरेशन आया 38,69,500। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। तो हमने सवाल में देखा था कि हमारी फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा आ रही है, बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो है 10,70,000। रूल क्या है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वही लेनी होगी अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज लोअर देन द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। यहाँ से 1,11,000 हमको माइनस करना पड़ेगा बिकॉज हमने उसको फॉरफिट किया है। तो 10,70,000 माइनस 1,11,000 करोगे तो ये आएगा 9,59,000। यहाँ पे इंडेक्सेशन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग 12.5% वाला कैलकुलेशन कर रहे हैं। दूसरा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 3,90,000 में आपने फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया था इन ईयर 2005, तो ये माइनस करेंगे तो हमारा कैपिटल गेन्स आया 25,20,500। इसका इन्होंने टैक्स गिना 12.5% के हिसाब से 3,15,000
063 और 4% एजुकेशन सेस लिया 12603, तो टोटल टैक्स की लायबिलिटी आई 327,666। तो ये तो हो गया विदाउट इंडेक्सेशन। अब इंडेक्सेशन के साथ गिन लेते हैं, तो हमारा सेल कंसीडरेशन सेम ले लेते हैं 38,69,500। इसमें से इंडेक्सेशन के लिए 9,59,000 इंटू 363 ईयर ऑफ ट्रांसफर का CII डिवाइड बाय 100 2001 का CII। उसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए 3,90,000 इंटू 363 डिवाइड बाय 254 जिस साल में कंस्ट्रक्शन किया उसका CII। ये माइनस किया तो यहाँ पे नेगेटिव आ जा रहा है, बट नेगेटिव को हमको कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ नहीं करना है, ये सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए है। यहाँ पे मिस्टर शिवा कैन ऑप्ट फॉर 20% विद इंडेक्सेशन बिकॉज यहाँ पे इसकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है 0। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, ये भी 50C के रिलेटेड है। मिस्टर सार्थक एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट with Mr. Jay Kumar to sell his residential house located at Kanpur on 16/8/2024 for 1,50 lakh। ये एग्रीमेंट की डेट है। The sale proceeds were to be paid in the following manner: 20% through account pay check on the date of agreement। मतलब एग्रीमेंट के दिन आपको 20% पैसा चेक के थ्रू अकाउंट पे वाले से मिल रहा है, मतलब आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है इस दिन की आप ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। 60% ऑन द डेट ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड बैलेंस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब इस तरीके से पेमेंट है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि एग्रीमेंट के साथ आपको 20% अकाउंट पे चेक से मिल रहा है। दैट इज इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि हमको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो उस दिन का कंसिडर करना है। आगे मिस्टर जय कुमार वॉज हैंडेड ओवर द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 15/12/2024 एंड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीटेड ऑन 14/1/2025। तो हमारा डेट ऑफ ट्रांसफर 15/12 होगा, क्योंकि हमने देखा था कि पार्ट परफॉर्मेंस अगर हो जाता है और पोजेशन ट्रांसफर हो जाता है उस केस में ट्रांसफर उसी दिन माना जाता है, भले ही एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड बाद में हो। तो हमारे लिए ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, इस दिन पे हमने एक्चुअल में पोजेशन ट्रांसफर किया। आगे बोल रहे हैं ही पेड द सेल प्रोसीड एज पर द सेल एग्रीमेंट, मतलब पूरा 1,50,00,000 जो है वो इनको मिल गया। द वैल्यू डिटरमाइंड बाय स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अथॉरिटी, ये 16/8/24 ये है हमारा एग्रीमेंट के डेट का, ये है पोजेशन के डेट का और ये है सेल डीड की डेट का। तो हमने देखा कि भी 20% अकाउंट पे चेक से मिला है, तो हम कंसीडर कर सकते हैं दिस 1,70,00,000 इग्नोरिंग दिस टू वैल्यूज। आगे मिस्टर सार्थक हैज अक्वायर्ड द रेसिडेंशियल हाउस एट कानपुर ऑन 1/4/2001। तो ये जो घर बेचा ये कब खरीदा था? 30 लाख रुपए में 1/4/2001 को खरीदा था। आफ्टर रिकवरिंग द सेल प्रोसीड्स फ्रॉम जय कुमार ही परचेज 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज। इसने 2 प्रॉपर्टीज खरीदी है फॉर क्लेमिंग एक्सम्पशन अंडर सेक्शन 54। वन कानपुर फॉर 20 lakhs on 24/3/2025 and another in Delhi for 35 lakhs on 28/5/2025। आगे compute the income chargeable under the head capital gains of Mr. Sarthak for the assessment year 25-26। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखे हैं आपको, कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें एक्चुअल सेल कंसीडरेशन इज 1,50,00,000, बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है उसको हमको देखना पड़ेगा, तो वो था 1,70,00,000। अब इसको कंपेयर कैसे करना है? आपको करना है एक्चुअल सेल कंसीडरेशन का 110%, ये कितना, ये आएगा 1,65,00,000 एंड स्टिल हमारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज हायर, तो आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वही आपको सेल कंसीडरेशन वही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1,70,00,000। अब इसमें कोई भी ट्रांसफर का एक्सपेंसेस नहीं था। विदाउट कंसिडरिंग इंडेक्सेशन आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 इज 30 lakhs, तो आपका 1,40,00,000 का क्या आ गया? कैपिटल गेन्स। अब इसमें से आप क्लेम कर रहे हो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, तो 2 घर खरीद सकते हैं प्रोवाइडेड आपका कैपिटल गेन्स 2 करोड़ के अंदर अंदर है। तो यहाँ पे 2 घर खरीदे डज नॉट एक्सीड 2 crore, ही वुड बी एलिजिबल टू एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द रेसिडेंशियल हाउस। तो यहाँ पे 2 घर खरीदे, एक 20 lakhs में एक 35 lakhs में, तो दोनों का एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो 1,40,00,000 में से 55 lakhs माइनस कर देंगे, तो नेट कैपिटल गेन्स हो गया 85 lakhs। तो ये तो हमने गिना विदाउट इंडेक्सेशन। अगर आप चाहो तो इंडेक्सेशन के साथ भी कैलकुलेट कर सकते हो और उसका कैपिटल गेन्स जो है वो कम आ रहा होगा, तो वो ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हो। बट क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक क्वेश्चन था कंप्यूट द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, तो यहाँ पे हमको सिर्फ इनकम गिनना है, टैक्स का कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर कैपिटल गेन्स।